हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूट टेक्सटाइल्स। पिछले वीडियो में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम टू इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट टेक्सटाइल्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रॉ जूट एंड जूट गुड्स का। मीन्स इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट एंड जूट गुड्स का। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया सेकंड एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। मीन्स इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का बांग्लादेश के बाद। फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। नेक्स्ट पॉइंट है इन 2010-11 80 jute miles located in West Bengal, mainly along banks of Hooghly River in a narrow belt 90 km long and 3 km wide. मीन्स 2010-11 के डेटा के अकॉर्डिंग 80 जूट माइल्स जो थी वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड थी और वेस्ट बंगाल में भी मेनली हुगली रिवर के पास ये जूट माइल्स लोकेटेड थी। एंड हुगली रिवर के पास ये जो जूट माइल्स है उनका क्या बना था, एक नैरो बेल्ट बना था और वो जो बेल्ट था वो उसकी लेंथ क्या थी, वो 90 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड था। मीन्स हुगली रिवर से 90 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड के अंडर क्या थी, 80 जूट माइल्स लोकेटेड थी। अब जो ये 80 जूट माइल्स हुगली रिवर के पास लोकेटेड थी तो इसके भी क्या है, कुछ रीजंस या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो 80 जूट माइल्स वहाँ पे लोकेटेड थी। तो अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। मीन्स जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो वेस्ट बंगाल से क्या है, नियर है। वेस्ट बंगाल से जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बहुत ही नियर डिस्टेंस में है। जैसे हमने पढ़ा कि बांग्लादेश जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो बांग्लादेश क्या है, वेस्ट बंगाल के पास में ही सिचुएटेड है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जूट इंडस्ट्री को आसानी से क्या मिल जाएंगे, उनके सप्लायर्स मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका कॉस्ट कम आएगा और वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो इस वजह से जो जूट माइल्स थी वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट बंगाल में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं है उसका, लो कॉस्ट है। देन गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। वहाँ पे जो है गुड नेटवर्क है रेलवेज़ का भी, रोडवेज़ का भी एंड वाटरवेज़ का भी, जिससे जो जूट माइल्स हैं उनको रॉ मटेरियल के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। ईज़िली उनका रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आ पाता है, ईज़िली उनके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो पाती है। देन नेक्स्ट है अब्यूडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। वेस्ट बंगाल में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए अच्छे खासे अमाउंट में क्या है, वाटर अवेलेबल है, क्योंकि वो जो एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सी के पास में लोकेटेड है, इसलिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है चीप लेबर। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह से वेस्ट बंगाल में क्या कर पाते हैं, चीप लेबर की अवेलेबिलिटी हो पाती है, क्योंकि इन एरियाज़ में पॉवर्टी ज़्यादा है एंड ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। तो वहाँ से ईज़िली जो लेबर्स होते हैं वो कम रेट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वेस्ट बंगाल में क्या है, चीप लेबर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है कोलकाता एज लार्ज अर्बन सेंटर। कोलकाता क्या है, एक अर्बन एरिया है, वहाँ पे अच्छा खासा अर्बनाइजेशन है। तो ये अर्बन सेंटर क्या करता है, इन माइल्स को हेल्प करता है, इन माइल्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज,
पोर्ट फैसिलिटीज़ जूट को एक्सपोर्ट करने के लिए, ये सारी ही सर्विसेज कोलकाता क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये सब फैक्टर्स क्या हैं, जूट माइल्स के लिए एक बेनिफिट है, जूट माइल्स के फेवर में है। इसीलिए जो 80 जूट माइल्स थी वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड थी। नेक्स्ट पॉइंट है, in 2010-11 employment 3.7 lakh workers directly and 40 lakhs small and marginal farmers and many more indirectly। मीन्स 2010-11 के डेटा के अकॉर्डिंग जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 3.7 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया था एंड जो 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया था। ये फार्मर्स क्या करते हैं, जो जूट का कल्टीवेशन करते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला था और बहुत से और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट मिला था। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, competition from synthetic fiber and competition from other competitors like Bangladesh, Brazil, Egypt, Thailand etc। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू जूट। जूट के अकॉर्डिंग सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जूट क्या कर रहा है, अपना मार्केट लूज कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से। एंड अदर कंपटीशन किससे है, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, इजिप्ट, थाईलैंड एक्सेट्रा, ये सब कंट्री भी क्या कर रही हैं, जूट हमारी कंट्री की जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक टफ कंपटीशन दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इंटरनल डिमांड। यहाँ पे हमने जो चैलेंजेस पढ़े उससे क्या हुआ था कि जूट की जो डिमांड है वो कम हो गई थी, बट जो जूट की डिमांड है वो इंटरनल मार्केट में बढ़ी है। और जो इंक्रीज़ हुई है जूट की डिमांड इंटरनल मार्केट में, उसके क्या रीज़न्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नेशनल जूट पॉलिसी 2005। गवर्नमेंट जो है नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में लेकर आई थी, जिसकी वजह से जो जूट है उसकी जो डिमांड है हमारी कंट्री में वो इंक्रीज़ हुई थी। और जो ये नेशनल जूट पॉलिसी है उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना मेन फोकस है जूट पॉलिसी का। देन नेक्स्ट है इम्प्रूविंग क्वालिटी। जो क्वालिटी है हमारे जूट की उसको इन्हांस करना, ताकि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर कंट्री से हम compete कर रहे हैं, हम उनको टफ कंपटीशन दे सके क्वालिटी में। देन इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू फार्मर्स। और नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव था जूट पॉलिसी का, वो ये था कि जो फार्मर्स जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको गुड प्राइस पे किया जाए, क्योंकि अगर फार्मर्स को ही गुड प्राइस पे नहीं किया जाएगा तो उनको क्या होगा, डिस्करेजमेंट होगा, वो डिस्करेज होंगे जूट की खेती करने से। और जब वो जूट को कल्टीवेट ही नहीं करेंगे तो वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये इंश्योर किया गया कि जो फार्मर्स जूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको गुड प्राइस पे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जूट पैकेजिंग को मैंडेटरी कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। इससे क्या होता कि हमारे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म नहीं होता है और साथ ही साथ हमारे जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करती, उनकी भी डिमांड क्या होती, इंक्रीज़ होती। नेक्स्ट पॉइंट है मेन मार्केट्स। जो मेन मार्केट्स हैं जूट के, जहाँ पर जूट को सेल किया जाता है, वो कौन कौन से मेन मार्केट्स हैं, यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ मेन मार्केट्स हैं जहाँ पर हम अपना जूट को सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। मीन्स जूट प्रोडक्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से अपना एक मार्केट इस्टेब्लिश कर सकें। कैसे उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना पॉल्यूट हो चुका है कि अब हम लोग
क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ करना चाह रहे हैं। और जो जूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। इसीलिए इस तरीके से जूट प्रोडक्ट के पास क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर सकें। देन एक नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जूट माइल। जो फर्स्ट जूट माइल है वो 1855 में रिशारा में इस्टेब्लिश हुई थी, और जो रिश्ता है वो कहाँ है, कोलकाता में है। तो जो फर्स्ट जूट माइल है वो 1855 में रिश्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर पार्टीशन इन 1947 jute mills remained in India but 3/4 of jute producing area went to बांग्लादेश। मीन्स 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो जो जूट माइल्स हैं वो तो इंडिया में रह गई, बट जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है उसका 3/4 पार्ट कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। जो कि क्या है, हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव साइड है। क्यों नेगेटिव साइड है, क्योंकि जब जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ही चला गया तो हम माइल्स का क्या करेंगे। माइल्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, जूट है, रॉ मटेरियल जूट है। और जब वही हमारे पास नहीं होगा तो माइल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। इसीलिए ये क्या है, हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट हम पर पड़ा कि हमारा 3/4 एरिया बांग्लादेश में चला गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।